हेलो दोस्तों, मैं राजू दयामन फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानने से पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें ये बेसिक आइडिया मिल सके कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के डिस्कवरी या फिर उसके डेवलपमेंट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। उसके कुछ समय बाद ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही जो मॉडल्स थे वो फेल हो गए। देन उसके बाद आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना एटॉमिक मॉडल दिया। देन उसके बाद आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल, देन क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पर हम अपनी कहानी की शुरुआत रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो एक सेंट्रल पॉइंट पर लोकेटेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही तेजी से एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। मतलब कि ये जो एटम है वो एक तरह का सोलर सिस्टम की तरह होता है, जिसमें सेंट्रल में जो है सन लोकेटेड होता है और उसके चारों ओर प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं या फिर रोटेशन करते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपने अपनी जगह पर बने होते हैं। अब सुनने में ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो अच्छा खासा लग रहा है, बट ये फेल क्यों हुआ? तो चलिए जानते हैं ये फेल क्यों हुआ। रदरफोर्ड ने बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी के बारे में अपने एटॉमिक मॉडल में किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन या फिर उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता रहता है या फिर रोटेशन करता रहता है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन, उसको तो न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मैक्सवेल ने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता रहता है और जब वो रोटेशन के दौरान अपने इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली लॉस करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन के दौरान अपने एनर्जी को कंटिन्यूसली लॉस करते रहता है, और एनर्जी लॉस जैसे जैसे होता जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है कम होता जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के और करीब जाता जाता है और एंड में एक समय ऐसा आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पर दैट इज न्यूक्लियस पर ही गिर जाता है, जिससे एटम जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। रदरफोर्ड ने एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ भी बातें नहीं की थी। जैसा कि हम देखते हैं कि एक एटम में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते कहाँ हैं, एक्चुअल में उनका लोकेशन क्या होता है और उनकी एनर्जी क्या होती है, तो इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। इसके अलावा दो और ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जिसको रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया, जिसमें पहला है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस। उस समय कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व किए जा रहे थे।
रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सेकेंड तथ्य ये था कि उस समय और भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है उनका जो नेचर है वो डुअल नेचर बताया जा रहा था। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा था और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा था। बट रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में इस तरह का किसी भी वेव्स या फिर उसके रेडिएशंस के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो इस तरीके से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वह हो जाता है फ्लॉप। अब क्या, अब आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए देखते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल को। बोर्स एटॉमिक मॉडल देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसे क्या कुछ डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल को लाना पड़ा या फिर बोर का एटॉमिक मॉडल आया। तो मेजरली दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या फिर डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें से पहला है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सेकेंड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल नेचर के बारे में जानने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, राइट। तो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वेव्स क्या होता है। तो वेव्स, तो वेव क्या होता है? वेव, अ वेव इज ए डिफाइंड एज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन स्पेस और इन अ मीडियम एंड कैरिंग एनर्जी। मतलब कि जो वेव होता है वो स्पेस में या फिर किसी पर्टिकुलर मीडियम में पीरियोडिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और यह एनर्जी कैरी करता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है, राइट। तो वेव के कुछ पैरामीटर्स हैं, चलिए पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं। वेव के पैरामीटर्स देखते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो वेव्स होता है वो कैसा होता है। वेव का प्रोपागेशन कुछ इस तरीके से होता है, एक सर्कुलर मोशन या फिर एक स्नेक की तरह वो मोशन करता है और इस मोशन को क्या बोला जाता है? इस मोशन को बोला जाता है साइनोसोडियल मोशन, राइट। इस मोशन को हम साइनोसोडियल
मोशन के नाम से जानते हैं, राइट। अब इसका पैरामीटर्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड, जिसको ए से डिनोटेड किया जाता है। इसको मिटा देता हूं। तो देखिए, वेव्स कुछ इस तरीके से होता है, और वेव्स के जो वेव्स का जो पीक होता है, उसमें जो हायर पीक होता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोअर पीक होता है उसको हम ट्रफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम रेस टू क्रेस्ट और रेस टू ट्रफ, राइट। जो एम्पलीट्यूड होता है, डिस्टेंस फ्रॉम रेस टू क्रेस्ट और रेस टू ट्रफ, ये जो बीच में जो लाइन बनी हुई है ये रेस्ट पोजीशन है। इस रेस्ट पोजीशन से जो हमारा हायर पीक है, दैट इज जिसे हम क्रेस्ट बोल रहे हैं, तो इस रेस्ट पोजीशन से क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एम्पलीट्यूड होगा। दूसरे तरफ भी हम देख सकते हैं कि जो वेव का लोअर पॉइंट है जिसे हम ट्रफ बोल रहे हैं, तो इस रेस्ट लाइन के निचला हिस्सा, मतलब कि ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वह भी एम्पलीट्यूड ही होगा, राइट। सेकेंड हमारा पैरामीटर्स है वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोटेट करते हैं। ये क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ। इस ट्रफ से नेक्स्ट आने वाला जो ट्रफ है उसके बीच का डिस्टेंस हमारा लैम्डा होगा, दैट इज वेवलेंथ होगा। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो क्रेस्ट है और उससे जो नेक्स्ट क्रेस्ट है उसके बीच का डिस्टेंस भी जो है लैम्डा होगा। इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि जो रेस्ट पोजीशन से या फिर जो वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेकर एक साइकिल वेव जहां पर कंप्लीट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस भी जो है वेवलेंथ ही होगा, दैट इज लेमडा। मतलब कि ये जो वेव्स है उसका एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि ये जो वेवलेंथ का एक साइकिल कंप्लीट होने पर जो वेवलेंथ है वो डिनोटेड किया जा रहा है, राइट। और इस वेवलेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम इन सभी यूनिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स हम देखते हैं इसका वेव नंबर, जिसे हम न्यू बार से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, जिसे हम वेव नंबर के नाम में वेव नंबर के रूप में जानते हैं। 1 सेंटीमीटर में जितने वेव्स प्रेजेंट होंगे उसे हम वेव नंबर
कहेंगे, ठीक है। और यह वेवलेंथ जो है सॉरी यह जो वेव नंबर है वह लेमडा के प्रोपोगेट होता है, राइट। और वेव नंबर को हम सेंटीमीटर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पैरामीटर आ जाता है जो कि है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, या फिर इसको हम 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो एक यूनिट टाइम में या फिर 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस वेव शो करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जितने ऑसिलेशंस, दैट मीन्स जितने पीक जो है मिलेगा, जितने पीक जो है काउंट होंगे 1 सेकेंड में, उसे हम जो है फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी को जो है हम 1/t से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। और यह जो है, और इसे हम हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स से भी इसको डिनोट करेंगे, या फिर इसका यूनिट जो है हर्ट्ज एंड सेकंड इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव द्वारा कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वह होता है हमारा वेलोसिटी। इसको हम जो है c इज इक्वल टू लेमडा बाई टी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 1/t, और 1/t की वैल्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, तो c को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लेमडा एंड न्यू, ओके। तो ओवरऑल यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं रिलेशन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। हम यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा लिख सकता हूँ। इससे यह पता चलता है कि जो न्यू है, मतलब कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वह वेवलेंथ लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जब हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमारा फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारा वेवलेंथ कम होगा, राइट। इसको मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू एक रफ आइडिया मिल जाए इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे वेवलेंथ है वो केवल इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहाँ पर मैं वेवलेंथ की अगर बात करूँ तो वेवलेंथ कुछ इतना डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है या फिर कवर कर रहा है। तो इसको मैं लेमडा 1 और इसको मैं लेमडा 2 मान लूँ, तो हमारा जो लेमडा की वैल्यू होगी या फिर जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो जो है
लेमडा 2 इज ग्रेटर देन लेमडा 1 होगा। वहीं अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसको मैं न्यू 1 और इसको न्यू 2 मान लूं, तो फ्रीक्वेंसी जो है इसके जस्ट अपोजिट होगा। फ्रीक्वेंसी होगा न्यू 1 इज मोर देन न्यू 2, राइट। मतलब कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है, बट यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम है, राइट। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए अब इधर आ जाइए। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि न्यू इज इक्वल टू सी 1 बाई लेमडा। अब जो 1 बाई लेमडा की जो वैल्यू है वो होती है वेव नंबर्स की, ठीक है। तो इसको मैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई वेव नंबर्स लिख सकता हूं। तो कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने वेव्स के कुछ पैरामीटर्स वगैरह के बारे में जाने, तो चलिए इसके एक एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि ये सभी पैरामीटर्स और अभी तक जो फॉर्मूलाज निकले वो किस तरीके से आगे अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन है कि जैसे कि वेव नंबर दिया गया है 6 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स और हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, राइट। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जैसा कि अभी अभी हमने फॉर्मूले में देखा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी न्यू बार होता है, जो कि क्या है, वेव नंबर है, ठीक है। तो वेव नंबर हमें पता है और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसको हम यहां पर रख देंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू जो हमारा वेव नंबर है वो है 6 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 इंटू 10⁻10 एंड इंटू 6 इंटू 10⁵। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻16 सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को इन फॉर्मूलाज के थ्रू, इन पैरामीटर्स का यूज करके कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic waves emitted by the transmitter. तो इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है जो कि है 1368 किलो हर्ट्स। ये जो है किलो हर्ट्स में दिया गया है, इसको मैं हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स लिख सकता हूँ या फिर इसे सेकेंड इनवर्स भी लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है सी बाई लैम्डा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ओके। तो जो हमारी सी की वैल्यू है दैट इज वेलोसिटी, सी इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो इन दोनों ही चीजों को हम यहाँ पर रख देंगे, पुट अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड का इनवर्स डिवाइडेड बाई 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, राइट। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। देन हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵
मीटर डिवाइडेड बाई 1368। इसको जब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00219.29 इंटू 10⁵ देन ये हो जाएगा 219.3 मीटर। ये जो है हमारी लैम्डा की वैल्यू या फिर वेवलेंथ निकल के आ गई, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है और उसे ट्रांसमिट भी करता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का वेव्स जो है म्यूचुअली कंबाइन होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन करता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो ये डार्क रीजन जो आप देख पा रहे हैं वो जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो व्हाइट फील्ड जो आप देख पा रहे हैं वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स म्यूचुअली रूप से कुछ इसी तरीके से आगे प्रोपगेट होते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके कंपोनेंट्स एम्पलीट्यूड और उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है और उनकी जो वेवलेंथ होती है, ये सभी चीजें इन दोनों में कॉमन होती है, समान होती है। तो फिर डिफरेंस क्या होता है इनमें? डिफरेंस बस इतना होता है कि ये दोनों ही कंपोनेंट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक और इजी एग्जांपल हम देख सकते हैं। हम जो डेली लाइट्स अपने घरों में यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो यह जो अरेंज्ड फॉर्म होता है वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका अरेंज्ड फॉर्म या फिर इसकी सीरीज कैसी होती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो है अरेंज्ड होती है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, सॉरी इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, बट इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, और साथ ही साथ इनका पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ही ज्यादा होता है। और इसके साथ हम ये देख सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स है जो कि एंड में प्रेजेंट है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, बट वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होता है और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गामा रेज होती है ये जो है न्यूक्लियाई लेवल तक डिटेक्ट कर पाता है, और जो हमारी एक्स रेज होती है वो एटॉमिक लेवल तक डिटेक्ट करती है। यूवी रेंज जो है वो मॉलिक्यूल लेवल तक डिटेक्ट करती है, और जो हमारा विजिबल रेंज होता है वो जो है प्रोटोजोआ या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, इस लेवल तक डिटेक्ट कर पाती है। एटलीस्ट इसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख तो पाते हैं, ठीक है। देन हमारा जो आईआर रीजन होता है वो नीडल पॉइंट तक लिमिटेड रहता है। माइक्रोवेव जो है बटरफ्लाई के साइज तक डिटेक्ट कर पाता है, रेडियो वेव्स जो है ह्यूमन के साइज तक डिटेक्ट कर पाता है, और वहीं जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होता है वो जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स तक डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।